20 नवंबर को इनके खिलाफ ही मतदान करने वाली है। जी, तो बटेंगे तो कटेंगे, इसका संदेश हिंदू और हिंदुत्व के लिए तो है, लेकिन बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की ओर से दिए गए इस बयान का संदेश राजनीतिक भी है। गठबंधन की राजनीति के दौर में योगी आदित्यनाथ की लाइन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए भी उतनी ही मौजूद है, क्योंकि आप महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक के हालात देख लीजिए, जहां हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। यहां जो दल या गठबंधन एनडीए के विरोध में हैं, उनको भी योगी की लाइन से यह संदेश लेना चाहिए कि बटेंगे तो हार जाएंगे। महाराष्ट्र में जो पार्टियां महाविकास अघाड़ी बनाती हैं, झारखंड में वो इंडिया ब्लॉक का हिस्सा हैं। वैसे तो नाम में कुछ नहीं रखा, लेकिन यहां हम बात कर रहे हैं एकजुट रहने की, और ये दोनों ही राज्यों में विरोधी खेमे में नजर नहीं आ रहा। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार और कांग्रेस के बीच खींचतान लंबी चल रही है। बीजेपी ने तो अपने सहयोगियों के साथ सीटों का तालमेल भी कर लिया और करीब 100 उम्मीदवारों का ऐलान भी, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए के सहयोगी दलों के भीतर आपसी महत्वाकांक्षाएं इतनी बढ़ गई हैं कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला फाइनल ही नहीं हो पा रहा। झारखंड में अलग ही विवाद चल रहा है, जहां 3 दशक पुराने सहयोगी कांग्रेस और आरजेडी के सीटों का तालमेल नहीं बन पा रहा। राहुल गांधी और जेएमएम के हेमंत सोरेन से तेजस्वी की मुलाकात के बावजूद आरजेडी की नाराजगी दूर नहीं हो पाई। आज भी महाराष्ट्र में पूरे दिन बैठकों का दौर जारी रहा। देर शाम तक फैसला आने की उम्मीद भी है, लेकिन इतनी मीटिंग और मंथन के बाद सवाल तो उठ रहे हैं कि क्या गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्योंकि गठबंधन के सभी बड़ी नेता आपस में एक दूसरे से मिलते नजर आए। मुंबई के ग्रैंड हयात होटल में कुछ बैठक भी, और शिवसेना से उद्धव ठाकरे, एनसीपी से शरद पवार और कांग्रेस की तरफ से बाला साहेब थोराट शामिल हुए। तीनों ही पार्टियों के बीच बातचीत के लिए कांग्रेस ने महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले का नाम हटाकर पार्टी के वरिष्ठ नेता बाला साहेब थोराट का नाम आगे किया था। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कई राउंड की बैठक के बाद नाना पटोले से बिफरे उद्धव ठाकरे ने साफ कर दिया कि वो ऐसे किसी भी मीटिंग में हिस्सा नहीं लेंगे जिसमें कांग्रेस की तरफ से नाना पटोले होंगे। ऐसे में शरद पवार से मध्यस्थता की अपील की गई और मीटिंग का दौर शुरू हुआ, लेकिन सीटों को लेकर सहमति तो अब भी नहीं बन पाई है। अब जानिए कि उद्धव ठाकरे और कांग्रेस के बीच कितनी और किन सीटों को लेकर के इस कदर तनातनी पैदा हो गई। इनमें कुछ सीटें मुंबई की हैं तो कुछ सीटें विदर्भ की। सूत्रों की माने तो शिवसेना विदर्भ में 14 सीटों की मांग कर रही है, जिस पर कांग्रेस ने भी अपना दावा ठोक रखा है। वहीं मुंबई में भी 3 सीटों पर उद्धव और कांग्रेस के बीच रस्साकशी चल रही है। ये सीटें हैं भाईखाला, बरसोबा और घाटकोपर पूर्व। लेकिन सहमति और असहमति सिर्फ सीटों को लेकर नहीं है, बल्कि सीएम के चेहरे पर भी संग्राम छिड़ा हुआ है। एक ओर जहां कांग्रेस के नाना पटोले सीएम बनने का सपना संजोए बैठे हैं, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे को भी सीएम पद से कम कुछ भी गवारा नहीं है। उद्धव की शिवसेना तो चाह रही है कि चुनाव से पहले ही उद्धव को सीएम फेस घोषित कर दिया जाए, तो तीसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी का प्रदर्शन बढ़िया रहा तो वो भी सीएम पद पर अपना दावा ठोक सकती है। ऐसे में इन तीनों ही पार्टियों की आपसी हठ महाविकास अघाड़ी के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा कर रही है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि एक तरफ बटोगे तो कटोगे के कई मायने हैं, तो दूसरी तरफ जो अगर बीजेपी की तरफ से ये कहा जा रहा है, ये पोस्टर लग रहा है कि बटोगे तो कटोगे, तो इसके मायने बहुत सारे हैं। जहां राजनीतिक दल या फिर गठबंधन के तौर पर हम दिखाई दे रहा है कि एकजुट होकर करीब करीब सभी बातों को सुलझा लिया गया, सीटों के बंटवारे को सुलझा लिया गया, लेकिन यहीं इसके उलट नजर आ रहा है महाविकास अघाड़ी में। तो बटेंगे तो कटेंगे, यानी राजनीति में हार जाएंगे, जो सीख या संदेश इंडिया ब्लॉक को दी जा रही है, इसका सबसे ताजा उदाहरण हरियाणा में देखने को मिला था, जहां आखिरी वक्त तक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीटों को लेकर मीटिंग का दौर चलता रहा, लेकिन फैसला नहीं हो सका। फैसला नहीं होने की वजह थी दोनों ही पार्टियों में एकजुटता की कमी की भावना। दोनों एक दूसरे को भरोसे की नजर से नहीं देख रहे थे। आम आदमी पार्टी कांग्रेस की उम्मीदों से ज्यादा सीटें मांग रही थी, आम आदमी पार्टी अपनी हैसियत कम मानने को तैयार नहीं दिख रही थी। दोनों पार्टियों में आखिरकार सीटों का समझौता फाइनल नहीं हो पाया, एक होकर नहीं लड़े, दोनों बट गए, वोटों का बंटवारा हो गया और नतीजा चुनाव हार गए। आप 2 ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि आखिर क्यों कहा गया कि अगर आपसे गठबंधन हुआ होता तो हरियाणा में बीजेपी हार सकती थी। इसके लिए सबसे पहले देखिए कांग्रेस और बीजेपी को मिले वोट शेयर का वो आंकड़ा जिसमें बेहद ही मामूली सा फर्क है।
बीजेपी को हरियाणा के चुनाव में कुल 39.94% वोट मिले थे। कांग्रेस को 39.09% वोट मिले, यानी दोनों पार्टियों के वोट शेयर में सिर्फ 0.85% का ही अंतर था, यानी 1% से भी कम। अब दूसरा ग्राफिक्स देखिए, जिसमें बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि कैसे कांग्रेस और आप के बंटने की वजह से हरियाणा के चुनाव में बीजेपी जीती और कांग्रेस हार गए। बीजेपी को करीब 40% वोट के साथ कुल 55,48,000 वोट मिले, जबकि कांग्रेस को 54,30,000 वोट मिले। इसको आप उलट दीजिए इस आंकड़े को। बीजेपी को दरअसल 54,30,000 वोट मिले और इस आंकड़े के लिहाज से देखें तो कांग्रेस को बीजेपी की तुलना में महज 1,18,000 वोट कम मिले और यह जीत और हार का डिसाइडिंग फैक्टर बना। सिर्फ 1,18,000 वोट से कांग्रेस चुनाव हार गई। अब अगला आंकड़ा गौर से देखिए तो आप चौंक जाएंगे। कांग्रेस हारी 1,18,000 वोटों से, जबकि अकेले आम आदमी पार्टी को 2,48,000 वोट मिले। मतलब साफ है कि अगर गठबंधन हो जाता तो कांग्रेस की जीत पक्की थी। इसी के बाद शिवसेना तक से कांग्रेस को नसीहत मिली और ताना भी मारा गया। सामना में लिख करके उद्धव की पार्टी ने कहा कि कांग्रेस ने हरियाणा में आप जैसी पार्टियों से गठबंधन नहीं किया और उसी की वजह से हार का सामना करना पड़ा, जबकि पार्टी को जम्मू कश्मीर में गठबंधन का फायदा दिखा। शिवसेना ने कांग्रेस पर बड़ा कटाक्ष भी किया और कांग्रेस बताया कि कांग्रेस को पता है कि जीत को हार में कैसे बदलना है। शिवसेना के मुताबिक हरियाणा में हार कांग्रेस के भीतर ओवर कॉन्फिडेंस और लोकल लीडरशिप के अहंकार का नतीजा था। तो क्या अब यह अहंकार आड़े आ रहा है महाविकास आघाड़ी में भी? विकास श्रीवास्तव हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं इस वक्त मुंबई से। विकास, हम देख रहे हैं एक तरफ बटेंगे तो कटेंगे के पोस्टर लग रहे हैं और वो एकजुटता महायुति में दिखाई भी दे रही है और टोन भी सेट होता नजर आ रहा है, लेकिन महाअघाड़ी में क्या हो रहा है? पेंच अब भी फंसा हुआ है, अभी तक भी सीटों की घोषणा नहीं हो पाई। जी बिल्कुल, देखिए मैराथन मीटिंग्स का दौर चल रहा है और इनकी हालत ये है जैसे दिन भर चले 2.5 कोस। आज ही लगातार मीटिंगें हुई हैं। बाला साहब थोरात को जब ये जिम्मेदारी दी गई कि वो मध्यस्थता करें और समन्वय स्थापित करें तीनों ही पार्टियों में, तब वो दिल्ली से मुंबई आए। सबसे पहले वो शरद पवार से मिलते हैं उनके निवास स्थान पर, सिल्वर ओक बंगले पर। वहां पर 2.5 घंटे मीटिंग होती है। उसके बाद वो चलते हैं उद्धव ठाकरे से मिलते हैं मातोश्री पर, वहां पर वो 2.25 घंटे बैठते हैं और 3:30 बजे से मुंबई के ग्रैंड हयात होटल पर जो मीटिंग चल रही है वो अभी भी चल रही है। और ये सब कुछ हो रहा है सिर्फ उन 14 सीटों पर तनातनी कम करने के लिए, जिसको लेकर उद्धव बाला साहब ठाकरे और कांग्रेस जो है आमने सामने हैं। ये सीटें विदर्भ और अमरावती की हैं, इसके अलावा मुंबई की सीटें हैं। और इसमें जो हैं कई सीटें ऐसी हैं जिसपे शिवसेना उद्धव गुट जो है अपना उम्मीदवार उतारना चाहता है, लेकिन वहां पे कांग्रेस ने भी दावा ठोक रखा है और इसी का कोई निदान नहीं निकल रहा है। इसी पर रस्साकसी चल रही है। शरद पवार से मध्यस्थता की उम्मीद की गई थी, लेकिन अभी तक कोई फाइनल पिक्चर नहीं बन पाया है कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला आखिर होगा क्या। जो हमें हमारे सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कांग्रेस 105 सीटों पर लड़ सकती है, शिवसेना का जो उद्धव गुट है वो 98 सीटों पर लड़ सकता है और एनसीपी के शरद पवार की एनसीपी जो है वो 85 सीटों पर लड़ सकती है। लेकिन इसमें जो वो 14 सीटें हैं ना जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, उस पर कोई आम सहमति नहीं बन पा रही है और इसी वजह से ये लगातार मीटिंग चल रही है। विकास इसमें अहम ये है ये तीनों ही पार्टियां जी विकास, इसमें समझना ये होगा जिस हम बटेंगे और कटेंगे फॉर्मूले की बात से अगर तौल रहे हैं महायुति से महाविकास तक के पार्टियों के गठबंधन को इस वक्त अगर हम तौलने की बात कर रहे हैं, हालांकि उस नारे का मकसद कुछ और है, लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें तो ये जो टकराव है कांग्रेस और शिवसेना के बीच में कुछ सीटों को लेकर के, यह महज बात कुछ सीटों की है या दोनों के बीच टकराव इसका है कि किसका बिगर शेयर होगा, किसके पास ज्यादा सीटें होंगी, कि अगर सरकार बनने की सूरत आती है तो चेहरा किसका आएगा आगे, सीएम कौन बन पाएगा, कौन सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। टकराव वहां है, कहां पर टकराव है? जी बिल्कुल देखिए, यहाँ पे 3 फैक्टर्स की मैं बात करूंगा। ये तनातनी की सबसे बड़ी वजह तो अहंकार है ही दोनों पार्टियों में, लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात जो है कि लोकसभा के नतीजों से कांग्रेस बहुत ज्यादा उत्साहित है। सबसे अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कांग्रेस का महाराष्ट्र में। 0 सीटों से वो 23 सीटों पर गई है। मतलब
उसके परफॉर्मेंस को देखें तो अच्छा माना जाएगा। और इसी वजह से वो मैक्सिमम शेयर चाहती है कि जितने ज़्यादा सीटों पे वो लड़ेगी उतनी ज़्यादा जो है वो सीटें निकाल कर लाएगी और उसी के साथ ही सीएम पद पर उसकी दावेदारी मजबूत हो जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले अपनी इच्छा अपने शब्दों से जाहिर कर चुके हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। और वहीं दूसरी ओर जो शिवसेना है, उद्धव गुट, वो चाहता है कि सीएम पद से कम कुछ भी शिवसेना को गंवारा नहीं होगा, नहीं चलेगा। मतलब अगर सीएम कोई होगा तो वो उद्धव ठाकरे ही होंगे। वो तो इस हद तक चाहते हैं कि प्री इलेक्शन ही उद्धव को सीएम का चेहरा घोषित कर दे महाविकास आघाड़ी। तो जो फ्रिक्शन है, जो संघर्ष है, वो उस फ्रंट पर भी है। लेकिन सबसे पहला जो संघर्ष है वो है सीट शेयरिंग को लेके जो बात नहीं बन पा रही है कि कौन कितनी सीटों पे लड़ेगा। ये पार्टियां जानती हैं कि मैक्सिमम द सीट, मैक्सिमम द एमएलएज। तो 103, 105 सीटों पर अगर कांग्रेस लड़ती है तो वो निश्चित ये कोशिश करेगी कि 60-65 विधायक उसके चुन के आए। और यही कोशिश जो है उद्धव की शिवसेना भी करना चाहती है। तो ये संघर्ष यहाँ पर बना हुआ है। सीएम चेहरे का लालच तो है ही, लेकिन वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत कर सत्ता पर काबिज होने की भी जो हसरत है ना, वो बीच में आ रही है। जी, तो ऐसे में विकास, आखिरी सवाल आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक तरफ बीजेपी की तरफ से कुछ दिनों पहले कहा गया था, बल्कि कहे कि महायुति की तरफ से, कि यहां पर फैक्टर विनेबिलिटी है कि कौन विधायक जीत सकता है, कौन किस सीट से जीत सकता है, इस पर तय हम कर रहे हैं, चाहे सीट किसी के खाते में जाए। और दूसरी तरफ हम यहां पर देख रहे हैं कि सीट ज्यादा हो तो हमारी ताकत ज्यादा होगी, तो सीएम का चेहरा हमारा होगा। हर स्टेज में दिखाई दे रहा है टकराव, संघर्ष और अहंग सब कुछ। तो आपको क्या लगता है कि दोनों गठबंधन के बीच में कौन कितना बटा हुआ या कौन कितना साथ साथ नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए दोनों ही गठबंधनों की नीतियों में बहुत बड़ा फर्क है। मैं महायुति को बहुत करीब से देख रहा हूं, खासकर जब से सीट शेयरिंग की बात हो रही है। महायुति बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है ये बताने के लिए कि उनके बीच में कोई वैमनस्य नहीं है। कुछ सीटों पर इनके बीच में विवाद था, लेकिन वो बहुत अच्छे से सुलझा लिया गया। और खासकर ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि बीजेपी एक बड़ी पार्टी और एक अनुशासित पार्टी होने के नाते उसने महायुति में वो अनुशासन बनाए रखा। उसने कन्विंस कर लिया अपने सहयोगी दलों को कि अगर हमें अच्छा परफॉर्म करना है तो हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा और ये तय करना होगा कि किसका कैंडिडेट जीत कर आता है। उसके जीतने की संभावनाओं पर ही उसका कैंडिडेचर तय होगा। लेकिन दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी की बात जो है बहुत अलग है। यहाँ पर हसरतें हैं, यहाँ पर इच्छाएं हैं कि जितना मैक्सिमम सीट पे वो लड़ेंगे उतना उनकी विनेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। जैसे विदर्भ में अभी शिवसेना का कोई खास अस्तित्व नहीं है। आनंदराव अडसूल वहां से लोकसभा सांसद हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो 2019 में हार गए, उसके बाद वो रिपीट नहीं हो पाए। तो शिवसेना का जनाधार वहां पे कम है। लेकिन शिवसेना को ये लगता है, मैं उद्धव गुट की बात कर रहा हूं, कि अगर कांग्रेस और एनसीपी के सहयोग से अगर वो विदर्भ में अपनी जमीन तलाश ले, अपना जनाधार बढ़ा ले, तो ये पार्टी के लिए फायदेमंद होगा। और तो और पार्टी ये कह पाएगी कि अब सीएम पद का चेहरा जो है वो शिवसेना का हो सकता है। तो साफ तौर पे दिखाई दे रहा है विकास कि हरियाणा की हार से अब तक कम से कम इंडिया ब्लॉक जो कि महा आघाड़ी के पर यहां पर सामने है, वो बहुत ज्यादा कुछ सबक लेता नजर अभी तक नहीं आ रहा है। आगे देखना होगा कि इस जंग में जो महाराष्ट्र में है क्या क्या होने वाला है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत पूरी जानकारी के लिए। और अब बात करते हैं